नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C कानूनी चैनल का हमारा यह लेटेस्ट एपिसोड। जी हां, आपने देखा एक फिल्म आई घूसखोर पंडित। हंगामा मच गया समाज में। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नैतिकता और सम्मान, समाज की बाउंड्री की तमाम सीमाएं खो दी और घूसखोर पंडित, लठैत ठाकुर या बलात्कारी बनिया, ऐसे टाइटलों के सहारे वह क्या प्रस्तुत करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, यह एक सवाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने घूसखोर पंडित के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक बड़ा संदेश दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज, एक संवैधानिक मैसेज। तो मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आइए हम इसी अति महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित से जुड़े मामले को बंद कर दिया, लेकिन जो संदेश गया है वह आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्रीज और खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली सीरीज, वेब सीरीज, फिल्म्स, प्रोडक्शंस की दिशा में संवैधानिक मुकदमों की दशा क्या होगी। यह मुकदमा वह मील का पत्थर साबित होता है। देखिए, घूसखोर पंडित सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं था। यह आर्टिकल संविधान की धारा 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए और संविधान की धारा 19 सबसेक्शन 2 के बीच की जो रेखा है, उसका भी एग्जामिनेशन था, उसका भी परीक्षण था। और इस तरह के मामलों को अदालतें बहुत ही गंभीरता से लेती हैं और इस केस में भी वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गंभीरता से इस मामले को जाकर के देखा और अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का संवैधानिक दिशा निर्देश क्या है, उस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले आइए समझ लेते हैं कि मामला आखिर था क्या। फिल्म का नाम घूसखोर पंडित। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाई थी कि यह शीर्षक एक समुदाय विशेष को भ्रष्टाचारी साबित करता है, भ्रष्टाचार से जोड़ता है, ऐसा कि समाज का कोई दूसरा वर्ग भ्रष्टाचारी है ही नहीं या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस बीवी नागराथन और जस्टिस उज्जवल भुयान के सामने यह मामला आया और निर्देशक इस फिल्म के खुद एक पंडित हैं, नीरज पांडे, ने एक एफिडेविट दायर किया। मामला शुरू होता उसके पहले ही उनका एफिडेविट वहां आ गया और उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि जी मैं पुराना नाम वापस लेता हूं और इससे संबंधित जितनी भी प्रमोशनल सामग्री अभी तक रिलीज हुई है, बाजार में उपलब्ध है, वेब पे उपलब्ध है, सोशल मीडिया में उपलब्ध है, वो सब मैं वापस हटा दूंगा या हटा दिया हूं। नया नाम जो भी रखा जाएगा इस फिल्म का, वो पुराने नाम से बिल्कुल साम्य नहीं रखेगा, उसके जैसा नहीं होगा। कोर्ट ने नीरज पांडे की इस एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लिया और याचिका निरस्त कर दी। कोई बैन नहीं, कोई दंडनात्मक, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई दंडनात्मक आदेश नहीं, लेकिन एक स्पष्ट संवैधानिक संकेत सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म इंडस्ट्री और ओटीटी प्लेटफॉर्म को दिया और वह विशिष्ट और स्पष्ट संवैधानिक संकेत क्या है। तो देखिए, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, बट यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल स्वतंत्रता नहीं है।
यह स्वतंत्रता एक जिम्मेवारी के तहत आता है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए आपको अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही वहीं पे आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 प्रतिबंध की अनुमति भी देता है, और उसमें आ जाता है डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, नैतिकता, मोरलिटी। अब प्रश्न यहां था कि आखिर इस फिल्म में क्या दिखाया गया। प्रश्न यह भी था कि आखिर यह शीर्षक स्वयं में क्या संदेश देता है। कानून में प्राइमा फेसाई इंपैक्ट महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में क्या है नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमा फेसाई यह शीर्षक ही डैमेजिंग, एक समुदाय विशेष को चिन्हित करता है। तो साहब, अगर कोई भी व्यक्ति किसी शीर्षक से किसी पहचान को आपराधिक विशेषण से जोड़ता है, घुसखोरी अपराध है, और आप एक समुदाय विशेष को उससे जोड़ रहे हैं, तो अदालत इसको यह देखती है कि इसमें सामुदायिक अपमान या सामाजिक तनाव की संभावना पूरी तरह से बनती है। लेकिन फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने कोई कठोर आदेश नहीं दिया, लेकिन यह संकेत स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। और यह बहुत बड़ा न्यायिक रुझान है कि ऐसे मामलों में कोर्ट क्या सोचती है, अदालतें क्या सोचती है। अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो रवैया था या जो ट्रीटमेंट था वह रिलेटिवली लिबरल स्पेस माने जाते थे। जो चीज आप बॉलीवुड में नहीं कह सकते, फिल्म के माध्यम से नहीं कह सकते, जिसका आप प्रकाशन नहीं कर सकते, तो उसके उन दबे छुपे चीजों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये सारे प्लेयर्स रिलीज करते थे और अपनी टीआरपी बटोरते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं, ऐतिहासिक चित्रण और सामुदायिक पहचान को लेकर कई मुकदमे आए, और इस मुकदमे ने अब एक स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इस देश के संविधान से, इस देश के कानून से ऊपर नहीं है, और एक तरह की चेतावनी दी है, जुडिशियल वार्निंग दी है कि साहब आपका टाइटल भी जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी से बाहर नहीं है। बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है, आप टाइटल क्या दे रहे हैं। और यहां पर आकर जो मेरे तमाम यूट्यूबर भाई हैं, मैं उनको भी एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अधिक सब्सक्राइबर के चक्कर में, अधिक लाइक्स के चक्कर में, अधिक कमेंट्स के चक्कर में टाइटल में कुछ दिखाते हैं और कंटेंट कुछ रहता है, और कई बार यह आपकी टाइटल जो है संविधान की सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 का उल्लंघन करता है। तो अब आप सावधान रहिए, क्योंकि इस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बाद, इस संवैधानिक संकेत के बाद अगर यह जारी रहा तो अगली नोटिस, अगली मुकदमा आपके चैनल के खिलाफ, आपके खिलाफ भी जल्द ही आ सकता है। कंटेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं टाइटल की बात कर रहा हूं मेरे यूट्यूबर भाइयों। तो अब इस मुकदमे के बाद, इसका परिणाम आने के बाद 3-4 चीजें जो बड़ी स्पष्ट हो चुकी हैं वो यह हैं कि अब जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के, वो प्री रिलीज से पहले लीगल वेटिंग करेंगे, टाइटल से लेकर कंटेंट तक की। कम्युनिटी पर इस सीरियल का, इसके टाइटल का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी भी डीप एनालिसिस होगी, और ओटीटी को लेकर रेगुलेटरी लिटिगेशन भी आने वाले समय में बढ़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट के दंडनात्मक एटीट्यूड से बचने के लिए अब यह एफिडेविट का चलन, एफिडेविट स्ट्रेटजी एक लीगल नया ट्रेंड बन जाएगा। लिटिगेशन अवॉइड करने का स्मार्ट तरीका।
कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल एलिमेंट विड्रॉ करो, केस न्यूट्रलाइज करो और आगे बढ़ो। यह एक प्योर लीगल स्ट्रेटजी थी जिसने याचिकाकर्ता के अपील की हवा नोटिस स्टेज से पहले ही निकाल दी और यह लीगल स्ट्रेटजी 100% सफल रही। अब कठिन सवाल जो है इसके साथ वह यह है कि कोर्ट का अमूल्य समय बचाने के लिए, ऐसी कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए क्या यह आवश्यक नहीं है कि हर समुदाय के नाम के साथ निगेटिव एडजेक्टिव जोड़ना स्वतः ही प्रतिबंधित हो जाए, चाहे कंटेंट में वह फिक्शनल कैरेक्टर हो, चाहे वह सटायर हो, और यहीं से शुरू होगी एक नई संवैधानिक बहस। भारत में आइडेंटिटी सेंसिटिव लिटिगेशंस बढ़ रहे हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन के केस की बाढ़ आ चुकी है। कल तक नेता एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलते थे, आरोप लगाते थे, लेकिन उसको गंभीरता से दूसरा पक्ष नहीं लेता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इस तरह के मुकदमों की भी देश में बाढ़ आ गई है। तो अब अदालतों को भी प्रिवेंटिव बैलेंस की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। यह किसी तरह का सेंसरशिप नहीं है, लेकिन यह एक कैलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल जरूर है। आने वाले समय में क्रिएटिव कम्युनिटी और लीगल फ्रैटर्निटी के बीच में टकराव बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन ऐसे मामलों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है भावना का नहीं, विधि का परीक्षण, विधिक परीक्षण, लीगल एनालिसिस। सवाल यह नहीं है कि हमें फिल्में पसंद हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है, जो उसके टाइटल में है, उसकी अनुमति संविधान देता है। और आने वाले समय में ओटीटी, फिल्म, यूट्यूब, डिजिटल कंटेंट से जुड़े संवैधानिक मुकदमे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। जो भी निर्माता, निर्देशक या प्लेटफॉर्म इस स्पेस में काम कर रहे हैं, उन्हें प्री लिटिगेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क असेसमेंट को अब गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अब शीर्षक भी मुकदमे का विषय बन सकते हैं। कंटेंट पे मत जाइए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। क्या यह न्यायिक संतुलन है, यह जुडिशियल बैलेंस है, या क्रिएटिविटी पर एक अनावश्यक दबाव? अपना विचार लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र में बहस बहुत जरूरी है और हर बहस की अंतिम कसौटी संविधान है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।